हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो से आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट सब्जेक्ट C++। ठीक है, जो भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, फिर क्वेश्चन इसके डिस्कस किए जाएंगे बाद में जो लास्ट लेक्चर हमारा होगा। और देखिए इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दोनों ही जो पेपर हुए टीजीटी और पीजीटी, यहाँ से क्वेश्चन जो थे देखने को मिले थे। इनफैक्ट यहाँ से जो है प्रोग्राम भी जो थे C++ से रिलेटेड पूछा गया था कि उसके आउटपुट वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज C++ का, बेसिक चीज़ें जो इसमें होती है, डाटा टाइप कौन से होते हैं, ऑपरेटर या स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेन। ओके, तो देखते हैं। चलिए, पीडीएफ के लिए जो है आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। C++ क्या है? एक्सटेंशन मानी जाती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। C++ को क्या माना जाता है? एक्सटेंशन माना जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इसको भी डेवलप किया गया था कहाँ पर? AT&T's बेल लैब में। जहाँ पर C को डेवलप किया गया था वहीं पर C++ को भी डेवलप किया गया था इन अर्ली 1980 बाय बजरानी स्ट्रप। 1972 के आसपास जो था सी लैंग्वेज आई थी, जिसे डैनिश रिची ने जो था डेवलप किया था। उसके बाद जो था डेवलप किया गया बजरानी स्ट्रप ने C++ को। सी क्या थी? एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, और C++ क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ओके, प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि OOP का जो कंसेप्ट होता है C++ में वो क्या है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिए कि C++ क्या है? एक्सटेंशन मानी जाती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और इसे किसने डेवलप किया था ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोसीजरल लैंग्वेज इन द सेंस दैट इट फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच विच इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मैनेजिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। जो OOP अप्रोच है वो किसके लिए सूटेबल है? अगर हमारा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है तो उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, OOP क्या करता है? उसे सब डिवाइड कर देता है पार्ट्स में। तो इसीलिए जो है OOP अप्रोच प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच से ज़्यादा बेटर मानी जाती है। तो उसके बाद जब C++ के बाद जो नई लैंग्वेज आती गई वो सारी क्या थी? OOP ओरिएंटेड थी। चाहे उसके बाद जावा आई हो, जावा भी कैसी है? OOP लैंग्वेज है। ओके, तो बहुत सारी लैंग्वेज जो थी आई, जो न्यू लैंग्वेजेस आप कह सकते हैं वो सारी क्या हैं? OOP ओरिएंटेड हैं। ठीक है, चलिए अब C++ में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कैरेक्टर सेट है। क्या होता है? तो देखिए, कैरेक्टर सेट इज ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट एनी लेटर, डिजिट और एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसा भी हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकता है। ओके, C++ में भी कुछ कैरेक्टर सेट होते हैं। तो कैरेक्टर सेट देखिए कौन कौन से होते हैं। लेटर्स आता है सबसे पहले, कैपिटल लेटर्स A to Z और स्मॉल लेटर A to Z। डिजिट्स 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर में वही स्पेस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एक्सपोनेंट। ठीक है, ब्रेसेस हो जाएंगी। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स, परसेंटाइल। तो ये सारी चीज़ें आती है स्पेशल कैरेक्टर में। इसके अलावा वाइट स्पेसेस होते हैं। वाइट स्पेसेस में जैसे हॉरिजॉन्टल टैब है, ब्लैंक स्पेस है, कैरीज रिटर्न है, न्यू लाइन है, फॉर्म फीड है, ये सारी क्या हैं? वाइट स्पेसेस हैं। तो ये है C++ का कैरेक्टर सेट। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं बेसिक डाटा टाइप। कौन कौन से जो है बेसिक डाटा टाइप इसमें यूज़ किए जाते हैं? तो देखिए, एवरी प्रोग्राम स्पेसिफाइज ए सेट ऑफ ऑपरेशन टू बी डन ऑन सम डाटा इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। हाउएवर द डाटा कैन बी ऑफ मैनी टाइप। डाटा बहुत सारी टाइप का हो सकता है, नंबर हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकता है, बुलियन है, वैल्यू एक्सेट्रा। तो C++ भी जो है सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ डाटा टाइप्स को। जैसे सी लैंग्वेज में डाटा टाइप्स होते हैं, सेम C++ में भी होते हैं। ठीक है, बिल्ट इन और बेसिक डाटा टाइप सपोर्टेड बाय C++R। जो बिल्ट इन और बेसिक डाटा टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं C++ में? इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, कैरेक्टर टाइप हो गया, ये सारी क्या है? बेसिक डाटा टाइप है। ओके, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बनता है वो इनकी रेंज बनती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमें पता है कि कैर में क्या आता है या इंटीजर क्या होता है। ठीक है, ये सारी पता है। रेंज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे कैर की अगर आप रेंज देखेंगे तो वो होती है -128 to 127। इंटीजर डाटा टाइप की रेंज होती है -3 to 678 to 3 to 767। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। कैर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ओके, आगे अगर बात करें शॉर्ट INT, एक तो INT पूछे आपसे और दूसरा शॉर्ट INT पूछे, तो दोनों की ही क्या है? सेम रेंज होती है। लेकिन लॉन्ग INT की जो है रेंज चेंज हो जाती है। तो लॉन्ग INT की रेंज होती है 2147
83648 से लेकर +67 जो है लास्ट में हो जाता है। ओके, फ्लोट में अगर आप देखेंगे तो -3.4 इंटू 10⁻38 से लेकर 3.4 इंटू 10⁻38, यानी कि माइनस से वो प्लस हो जाता है। सेम अगर डबल में बात करें तो 1.7 इंटू 10⁻308 टू 1.7 इंटू 10⁻308, यानी कि जो इसकी पावर है वो माइनस से होके प्लस में हो जाती है। लॉन्ग डबल की ये वाली है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मेन वो है कैर, INT, ठीक है, और फ्लोट। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंटीजर टाइप, यानी कि INT। एन इंटीजर इन इंटीग्रल होल नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। मतलब इंटीजर कौन सा होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट हम नहीं लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सारे चलेंगे, लेकिन डेसिमल पॉइंट उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे 26 -17 29 तो वैलिड इंटीजर्स हैं। अब ये पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैलिड माने जाएंगे, लेकिन सिर्फ उनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली इंटीजर कैन होल्ड नंबर्स फ्रॉम -32768 टू 32767। अगर लॉन्ग INT की ज़रूरत है तो ये रेंज जो हमने ऊपर पढ़ी है वो हो जाएगी। तो बस इतना याद रखिए, इंटीजर टाइप में सारे नंबर्स आते हैं लेकिन डेसिमल पॉइंट्स नहीं आता है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट अगर हम बात करें फ्लोट, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कौन सा होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट्स भी जो हैं होती हैं। ओके, इवन इफ इट हैज़ एन इंटीग्रल वैल्यू इट मस्ट इंक्लूड ए डेसिमल पॉइंट एट द एंड दीज नंबर्स आर यूज फॉर मेजरिंग क्वांटिटी। मान लीजिए कोई इंटीग्रल वैल्यू मैंने लिखी 5 और उसके एंड में मैंने लगा दिया एक पॉइंट, तो ये भी क्या माना जाएगा, एक फ्लोटिंग पॉइंट माना जाएगा, ना कि इंटीजर। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिए गए हैं 27.4, या फिर कुछ इस तरीके से लिखा जाए 9 to 7 पॉइंट लगा दिया लास्ट में, तो ये क्या है, वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। ओके, फिर यहाँ पे वही रेंज दी गई है इसकी कि फ्लोट जो डाटा टाइप होता है वो होल्ड कर सकता है नंबर्स फ्रॉम 3.4 इंटू 10⁻38 से लेकर 3.4 इंटू 10⁻38 तक। ठीक है, चलिए आगे है कैरेक्टर टाइप, यानी कि कैर। ये एक नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप होता है जो कि कंसिस्ट होता है सिंगल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से। ओके, सिंगल कैरेक्टर आता है इसमें। अब इसमें अल्फा न्यूमेरिक यानी कि A to Z भी हो सकता है और कोई डिजिट भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है ये क्या है, कैरेक्टर टाइप है और सिंगल कोटेशन में होते हैं। ओके, इट में भी नोटेड देयर 9 और कोई 9 कोटेशन में लिखा है तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स है, क्योंकि अगर सिंगल लाइन लिखा है कोई कोटेशन नहीं है तो वहाँ कोट नहीं है, मतलब तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अगर इसी को कोटेशन में लिखा गया है तो ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, अलग है। ठीक है, एक INT टाइप का है तो दूसरा कैरेक्टर टाइप का है। आगे आते हैं टोकन्स। टोकन्स क्या है, टोकन इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर दैट लॉजिकली बिलोंग टूगेदर। टोकन क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि एक दूसरे से लॉजिकली बिलोंग करते हैं। ओके, द प्रोग्रामर कैन राइट ए प्रोग्राम बाय यूजिंग टोकन्स। प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम को राइट कर सकता है किसके द्वारा, टोकन्स को यूज़ करके। तो C++ यूजेज द फॉलोइंग टाइप ऑफ टोकन्स। C++ में कुछ टोकन्स होते हैं जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंचुएटर, ऑपरेटर्स। तो बिल्कुल सारी चीज़ें वही लगभग सेम होती जो हमने C में पढ़ी हैं। ओके, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वही रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं C++ में जिनका कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। जैसे हमने C में पढ़ा था 32 कीवर्ड्स होते हैं, वो 32 कीवर्ड्स किस में होते हैं, C++ में भी होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी जो हैं इसमें आते हैं। ओके, तो ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दी गई हैं जिसमें ASM, ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, कैर, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डिलीट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, फ्रेंड, गो टू, इफ और बहुत सारे। ओके, इसमें तो याद रखिए जो जितने भी 32 कीवर्ड्स हमने C में पढ़े हैं वो सारे के सारे C++ में भी होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिए कि किस में कौन कौन सा कीवर्ड जो है यूज़ किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, देखिए, सिंबॉलिक नेम्स कैन बी यूज्ड इन C++ फॉर वेरियस डाटा आइटम यूज्ड बाय प्रोग्रामर इन हर प्रोग्राम। ओके, डाटा आइटम्स के लिए जो है हम कुछ सिंबॉलिक नेम यूज़ करते हैं C++ में, तो उन्हें आइडेंटिफायर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू स्टोर ए वैल्यू 50, कोई वैल्यू है 50 जिसे हम मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियस है हमें उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यू कैन चूज़ एनी सिंबॉलिक नेम से मार्क्स एंड यूज़ इट एज गिवन बिलो। तो मेमोरी में जब भी हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो उसको एक वैलिड नेम देना पड़ता है, वही क्या हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो मार्क्स इक्वल टू 15 इक्वल क्या है, यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके,
तो देखिए सिंबॉलिक नेम इज जनरली नोन एज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या हो सकती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है टेकन्स फ्रॉम C++ कैरेक्टर सेट। तो आइडेंटिफायर्स की कुछ रूल्स होते हैं। ओके, आइडेंटिफायर किससे बन सकता है, अल्फ़ाबेट से, डिजिट से और अंडरस्कोर से बन सकता है। इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। अगर वो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है तो वो वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। ठीक है। C++ भी क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। मीन्स अपर केस और लोअर केस लेटर आर कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इट मे बी नोटेड दैट टोटल एंड टोटल आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर नेम्स। ठीक है। इट शुड नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड। इट शुड नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड का मतलब है कि कोई आइडेंटिफायर का नेम जो है, हम जो रिजर्व्ड वर्ड हमने पढ़े वो हम आइडेंटिफायर का नेम नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पे रिजर्व्ड वर्ड मैंने वाइल पढ़ा है, स्ट्रक्ट पढ़ा है, तो इसको हम आइडेंटिफायर नेम में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट से आइडेंटिफायर नेम शुरू हो सकता है, लेकिन डिजिट से शुरू नहीं होगा। ओके, आगे आते हैं लिटरल्स। लिटरल्स को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो लिटरल्स आर डाटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जिन चीज़ों की हम वैल्यू चेंज नहीं कर पाते उन्हें क्या बोला जाता है, लिटरल्स बोला जाता है। तो कुछ लिटरल्स होते हैं C++ में। जैसे C में हमने पढ़े थे इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग लिटरल्स। तो ये 4 तरीके के जो है लिटरल्स होते हैं या कांस्टेंट कह लीजिए। सबसे पहले आता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं, होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। सारी नंबर्स आती हैं लेकिन कोई फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट वो कंटेन नहीं करता है। ओके, इट में कंटेन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सारी नंबर्स जो हैं इंटीजर कांस्टेंट में आती हैं, बट डेसिमल पॉइंट और कॉमा डज नॉट अपीयर इन एनी इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है। C++ अलाउ करता है 3 टाइप के इंटीजर कांस्टेंट, डेसिमल जिसका बेस 10 है, ऑक्टल बेस 8 है और हेक्साडेसिमल बेस 16 है। सबसे पहले डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिजिट एंड शुड नॉट बिगिन विद 0। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं, सीक्वेंस ऑफ डिजिट होती है और ये कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल 10249 ये क्या है, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। ऑक्टल में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विद 0। ये भी सीक्वेंस ऑफ डिजिट से बनते हैं लेकिन 0 को से स्टार्ट ये हो सकते हैं। तो 014 012 ये क्या है, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है। फिर आता है हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तो इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिजिट प्रीसीड बाय 0x और 0x। फॉर एग्जांपल OXD, मतलब इस तरीके से जो है हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट को लिखा जाता है। तो इसके शुरू में इस तरीके से लगाया जाता है। D की वैल्यू आपको पता है क्या होती है हेक्साडेसिमल में, C की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। तो लिखने का तरीका जो है ये होता है। सफिक्स यहाँ पे I और L and U are attached to any constant forces is to represent long and unsigned. ओके, लॉन्ग और अनसाइंड दिखाने के लिए जो है हम इनको अटैच कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। ए कैरेक्टर कांस्टेंट इन C++ मस्ट कंटेन 1 और मोर कैरेक्टर एंड मस्ट बी इनक्लोज्ड इन ए सिंगल कोटेशन मार्क। तो 1 कैरेक्टर होता है जिसे हम सिंगल कोटेशन मार्क्स में रखते हैं। फॉर एग्जांपल A9 एट्सेट्रा। C++ अलाउज नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स, जो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर जिसे हम टाइप नहीं कर सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा, जैसे बैक स्पेस हो गया। ठीक है, बैक स्पेस टैग है, उसको हम टाइप तो नहीं कर सकते हैं लेकिन वो अपना काम करता है। कैरीज रिटर्न हो गया, ये सारे क्या हैं, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं जिनको टाइप नहीं किया जा सकता कीबोर्ड से। दीज कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन एस्केप सीक्वेंस। तो इन कैरेक्टर्स को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एस्केप सीक्वेंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को। ओके, तो कुछ एस्केप सीक्वेंस दिए गए हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे ए है, ये किसके लिए होता है, बेल या बीप के लिए यूज़ किया जाता है। बी बैक स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। एफ फॉर्मेटेड के लिए, फॉर्म फीड के लिए सॉरी। एन न्यू लाइन के लिए जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है पहले। आर जो है हम कैरीज रिटर्न के लिए यूज़ करते हैं। टी हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, वी वर्टिकल टैब के लिए। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के लिए ये बैक स्लैश हो गया। ये सिंगल कॉट, डबल कॉट। ठीक है, XHH है, हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट द नंबर इन हेक्साडेसिमल। 00 है तो ये ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 0 है सिर्फ तो ये नल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ एस्केप सीक्वेंस होते हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सारे के सारे आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से होते हैं एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, और किसका क्या काम है। उसके बाद आता है फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, रियल कांस्टेंट भी बोला जाता है। दीज नंबर्स हैव फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट्स हो सकता है। दीज में भी रिटर्न इन फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। ए रियल कांस्टेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म कंसिस्ट ऑफ साइंड और अनसाइंड डिजिट इंक्लूडिंग ए डेसिमल पॉइंट बिटवीन
डिजिट, लेकिन क्या होगा, साइंड ऑन साइंड हो सकता है लेकिन डेसिमल पॉइंट उनके बीच में आएगा, तो वो फ्लोटिंग कांस्टेंट होते हैं। रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, अगर रियल कांस्टेंट को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में देखें तो दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक मैंटिसा और दूसरा एक्सपोनेंट। ओके, मैंटिसा इज आइदर एन इंटीजर और रियल कांस्टेंट फॉलोड बाय लेटर ई और स्मॉल ई एंड द एक्सपोनेंट विच मस्ट बी एन इंटीजर। ठीक है, तो मैंटिसा किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, लेटर ई या स्मॉल ई के द्वारा, और ठीक है, एक्सपोनेंट विच मस्ट बी एन इंटीजर। तो इस तरीके से जो ये हो जाएगा रियल कांस्टेंट जो हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद स्ट्रिंग लिटरल है, तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज विद इन डबल क्वॉट इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग लिटरल। कैरेक्टर को हम सिंगल में रखते हैं, स्ट्रिंग लिटरल होगा तो हम उसे डबल में रखेंगे और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होगी। कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर था तो सिंगल कैरेक्टर था, लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर इसमें हो सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग लिटरल इज बाय डिफॉल्ट यानी कि ऑटोमेटिकली एडेड विद ए स्पेशल कैरेक्टर ओ विच डिनोट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ये क्या डिनोट करता है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग को डिनोट करता है, नल कैरेक्टर। देयरफॉर द साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय वन कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर विल बी रिप्रेजेंटेड एज कंप्यूटर दिस इन द मेमोरी एंड इट्स साइज इज 9 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे साइज देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसको बढ़ने से क्या हो जाता है, इसका साइज़ कितना हो जाता है, 9 कैरेक्टर। तो इसको भी जो है हम मतलब ये लगाने से उसका साइज़ जो है एक इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे आते हैं पंचुएटर्स जो यूज़ किए जाते हैं C++ में। सबसे पहले ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स इंडिकेट सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे सबस्क्रिप्ट। तो ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम एरे यूज़ करते हैं। ठीक है, एरे सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ किया जाते हैं। पेरेंथेसिस अगर हम बात करें तो फंक्शन कॉल कर रहे हैं या फंक्शन पैरामीटर्स फॉर ग्रुपिंग एक्सप्रेशन एटसेट्रा। ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं आगे आने वाली है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती है जो करली ब्रेसेस के बीच में लिखी जाती है। कह लीजिए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं, ठीक है, इनके बीच में आपको पता है बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं लिखी जाती हैं, तो वही क्या कहलाती है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। ओके, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट। कोमा इट इज़ यूज्ड एज ए सेपरेटर इन ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट लिस्ट। सेमीकोलन जितने भी स्टेटमेंट होंगी C++ के प्रोग्राम में, उन सभी को टर्मिनेट किसके द्वारा किया जाता है, सेमीकोलन के द्वारा किया जाता है। कॉलन इंडिकेट करता है लेबल्ड स्टेटमेंट या कंडीशनल ऑपरेटर को। एस्ट्रिस्क है, इट इज़ यूज इन पॉइंटेड डेक्लेरेशन और ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। पॉइंटेड डेक्लेरेशन करते हैं तब भी कुछ इस तरीके का यूज़ करते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में भी यही यूज़ होता है। इक्वल साइन यूज़ किया जाता है एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर और पाउंड साइन यूज़ करते हैं एज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, तो ये कुछ पंचुएटर्स थे इसमें, तो याद होने चाहिए। उसके बाद आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो C++ इंक्लूड करता है मैनी ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, अनरी, असाइनमेंट, कंडीशनल, कॉमा ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें ऑपरेटर में आती हैं। ऑपरेटर्स हमने बार बार पढ़ी हैं, सारी चीज़ें वही हैं, कुछ अलग नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं ऑपरेशन, प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस या रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं। इस ऑपरेशन में हमेशा दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें एडिशन भी करना है तो दो नंबर्स तो हमें चाहिएंगे ही। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये फंक्शंस इसमें दिखाए गए हैं। देयर इज़ नो ऑपरेटर विच गिव्स एक्सपोनेंट इन C++। मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न करता है रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर द डिवीज़न, मतलब जब हम डिवीज़न करते हैं और जो रिमाइंडर वैल्यू बचती है वही हमारा क्या होता है, रिजल्ट हमें मिलता है मॉडुलस में। नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज़। ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर। जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो दो ऑपरेंड के बीच में काम करते हैं। ओके, जैसे हमें कंपेयर करना है ए बी को कि कौन सा बड़ा है, तो A ग्रेटर देन B, तो हमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इन्हें बाइनरी ऑपरेटर बोला जाता है। ओके, ए रिलेशनल एक्सप्रेशन रिटर्न्स जीरो व्हेन रिलेशन इज़ फॉल्स। जब हमारी जो कंपेयर हम कर रहे हैं दो वैल्यू को, हमें ज़ीरो कब मिलेगा, जब हमारी रिलेशन फॉल्स होगी, और हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू कब मिलेगी, जब वो रिलेशन ट्रू होगी।
ठीक है। तो ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर है, जैसे लेस देन हो गया, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल, ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है। तो आगे इसमें वही एग्जांपल दे के दिखाया गया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, आई इक्वल टू आई दिखा दिया, एक्स ग्रेटर देन वाई है या नहीं, जेड ग्रेटर देन है वाई है या नहीं। तो ये सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर को लगा के दिखाया कि किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे आंसर ट्रू आएगा, कहाँ पे फॉल्स आएगा, वो हम इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है। आगे आता है लॉजिकल ऑपरेटर। द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन वन और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन, एक या एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। 3 ऑपरेटर आते हैं इसमें, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट और लॉजिकल और। इनके जो ये सिंबल्स हैं ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। नॉट ऑपरेटर को अनरी ऑपरेटर कहा जाता है बिकॉज इट रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड, एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। इसमें हम ए नॉट लगा दिया, ठीक है, तो हमें इसके अपोजिट का आंसर मिल जाएगा। अगर आंसर मेरा ट्रू है तो फॉल्स मिल जाता है, फॉल्स है तो ट्रू मिल जाता है। तो इसमें एक ही ऑपरेंड की हमें ज़रूरत होती है, 2 की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एंड और में हमें 2 की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो बाइनरी ऑपरेटर है, और नोट क्या हमारा अनरी ऑपरेटर है, एक ही ऑपरेंड से काम चल जाता है। ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल लिया गया कि x की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 7 है, इंटीजर टाइप है। तो ये पूछ रहा है सबसे पहले कि क्या x ग्रेटर देन है y से, तो क्या 5 ग्रेटर देन है 7 से, एंड z ग्रेटर देन है y से, 9 ग्रेटर देन है 7 से। एंड में क्या होता है, जब हमारी दोनों वैल्यूज़ ट्रू होती है तभी आंसर हमें ट्रू मिलता है। अब क्या 5 ग्रेटर देन है 7 से नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 9 ग्रेटर देन है 7, ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन दोनों का ही ट्रू होना ज़रूरी था क्योंकि एंड ऑपरेशन यहाँ पे लगा है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ से फॉल्स मिल जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन जो मुझे मिलेगा वो क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ओके। इन एंड ऑपरेशन इफ़ एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स, अगर एक एक्सप्रेशन भी मेरा फॉल्स होता है तो एंटायर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, अगर एक एक्सप्रेशन भी ट्रू आता है, अगर मेरा यहाँ पे और ऑपरेशन लगा होता तो मेरा आंसर जो होता ओवरऑल यहाँ पे मुझे क्या मिलता, ट्रू, क्योंकि अगर एक चीज़ भी अगर उसमें ट्रू है तो एंटायर एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाएगा। नोट में क्या है, 1 एक्सप्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, 1 एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है। जैसे ये है, सिर्फ एक हमने ले लिया कि 5 ग्रेटर देन है 7। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी, लेकिन नोट में इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, इसका रिवर्स होके मिल जाएगा, ट्रू आंसर जो है हमें यहाँ से मिल जाएगा। ओके। और अगर यहाँ पे ट्रू होता तो आंसर मिलता हमें फॉल्स। ठीक, तो नोट जो है इस तरीके से काम करता है। ओके। आगे देखिए अनरी ऑपरेटर, C++ प्रोवाइड 2 अनरी ऑपरेटर फॉर विच ओनली 1 वेरिएबल इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए एक वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है। जैसे प्लस साइन और माइनस साइन क्या है, अनरी ऑपरेटर है। अनरी है बिकॉज दे आर नॉट यूज बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे a इक्वल टू -50 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू a -50। a लिखा है, a इक्वल टू माइनस b है तो a माइनस b होता है इसका मतलब। तो ये क्या है, अनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, तो इसमें आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आते हैं जो कि अनरी ऑपरेटर में ही माने जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, ये इक्वल का साइन। जो डबल इक्वल वाला साइन है वो तो होता है रिलेशनल ऑपरेटर, और ये जो सिंगल है जो वैल्यू असाइन करता है, ठीक है, वो होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर स्टोर द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल साइन टू द ऑपरेटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा int m इक्वल टू 5 n इक्वल टू 7 और int x y z, ठीक है, x y और z में हमने डाल दिया 0। तो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, इफ़ यू राइट int a इक्वल टू 5, जैसे मैंने m इक्वल टू 5 लिखा, तो इसका मतलब क्या कह रही हैं कि इट विल असाइन वैल्यू 5 टू एन इंटीजर वेरिएबल a, की हम जो है a में कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं इंटीजर टाइप की 5। ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। देखिए C++ प्रोवाइड करता है 2 स्पेशल ऑपरेटर, प्लस प्लस और माइनस माइनस, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1। आगे देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइप के वेरिएबल के साथ कभी भी, लेकिन इसको कांस्टेंट के साथ यूज़ नहीं किया जाता है। ओके। C++ जो है परफॉर्म करता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन बिफोर यूजिंग द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड।
ठीक है, कि हम ऑपरेंड की वैल्यू को यूज़ करें उससे पहले ही जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया कि INT सम और CTR लिए गए, सम में 12 डाला गया, CTR 4 डाला गया और सम इक्वल टू सम प्लस प्लस CTR कर दिया गया। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, प्लस प्लस CTR जिसमें जहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है उसकी वैल्यू जो है पहले ही इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वैल्यू 4 थी तो यहाँ पर मुझे 5 मिल जाएगी और सम की वैल्यू थी 12। तो राइट आंसर मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, सिमिलरली सेम इसमें पहले माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 वैल्यू हो जाएगी। तो 12 प्लस 3 15 जो है मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो बस यही इसमें बताया गया है। तो वो तो पढ़ा हमने प्रीफिक्स में, ठीक है, कि आगे जो लगे हुए थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि पीछे आए, तो वो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि जुड़ने के बाद जो है वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जैसे 12 और 4 सम होने के बाद जो है CTR की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। उसमें क्या था, CTR की वैल्यू पहले ही इंक्रीज़ हो गई थी। तो 12 4 16 हो जाएगा, तब जाकर CTR कितना बनेगा मेरा, 5 बनेगा। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। चलिए देखिए, कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर बताए गए हैं। जैसे ये है एडिशन असाइनमेंट, ये सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मॉडुलस असाइनमेंट, डिवाइड असाइनमेंट और मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। ओके, तो ये होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इसमें देखिए कैसे यूज़ किए जाते हैं। अगर मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू 2 तो इसको लिखा जाएगा a इक्वल टू a प्लस 2। माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब है a इक्वल टू a माइनस 2। ओके, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, एक टर्नरी ऑपरेटर है। आज इट रिक्वायर 3 ऑपरेंड। टर्नरी ऑपरेटर क्यों है, क्योंकि इसके लिए 3 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। तो इसको देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मार्क और कॉलन से दिखाया जाते हैं। द फॉर्मेट ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर इज, सबसे पहले आएगा कंडीशनल एक्सप्रेशन, मतलब जो हम अपनी कंडीशन देना चाहते हैं वो रखेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 1 कॉलन, एक्सप्रेशन 2 सेमी कॉलन। ओके, तो इसमें क्या होगा, अगर मेरी कंडीशन एक्सप्रेशन जो मैंने कंडीशन डाली अगर वो ट्रू आती है तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन 1 को इवैल्यूएट कर लेंगे। अदरवाइज अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक्सप्रेशन 2 क्या होगा, वो इवैल्यूएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिया गया इंटीजर a में 5, b इक्वल टू 6। अब बिग बताना है हमें। बिग में क्या चला जाएगा, 5 ग्रेटर देन 6 क्वेश्चन मार्क देन 5, यानी कि a या b 6। ठीक है, ये बताना है। अब कंडीशन चेक करते हैं। 5 ग्रेटर देन 6 क्या है, फॉल्स। हमने पढ़ा अगर ट्रू होगी तो पहले वाली वैल्यू जो है हमारी वो आ जाएगी, रिजल्ट में इवैल्यूएट हो जाएगी। अगर फॉल्स आता है तो ऑटोमेटिकली सेकंड जो वैल्यू है वो इवैल्यूएट होगी। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया है तो 6 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा। बिग जो हो जाएगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर गिव्स लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। इट अनेबल्स टू पुट मोर देन 1 एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमा ऑन ए सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे INT लिखा मैंने। ठीक है, तो इसको अलग करने के लिए जो है हम किसका यूज़ करें, कॉमा ऑपरेटर का। I इक्वल टू J प्लस प्लस J प्लस 100, इस तरीके से जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कॉमा ऑपरेटर होता है। एक होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। वी नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट एटसेट्रा रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर। देखिए वेरिएबल्स हो, कॉन्स्टेंट हो, मेमोरी में स्टोर होने के लिए कुछ स्टोर होने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट्स जो है मेमोरी का उन्हें चाहिए होता है कि वो कितना स्पेस जो है मेमोरी में लेंगे स्टोर होने के लिए। तो साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है हम यूज़ करते हैं टू फाइंड हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू स्टोर इन मेमोरी। कि वेरिएबल है, अगर हम उसे स्टोर करना है तो कितनी बाइट्स की ज़रूरत होगी। कॉन्स्टेंट है, उन्हें स्टोर करना है तो उसके लिए कितने बाइट की जो है मेमोरी चाहिए। तो इसके लिए जो है हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए। कई बार आ जाता है क्वेश्चन, जैसे कुछ भी देंगे आपको और उसका साइज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर इसलिए काम किया जाता है। जैसे साइज़ ऑफ कैर है, ये क्या रिटर्न करता है, 1 बाइट रिटर्न करता है। इंटीजर है, ये रिटर्न करता है 2 बाइट। और फ्लोट है, ये रिटर्न करता है 4 बाइट। ओके, अगर के कोई इंटीजर वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने कहा कि के कोई इंटीजर वेरिएबल है और मैंने पूछा साइज़ कितना होगा के का, तो 2 बाइट हो जाएगा। रिटर्न कितना करेगा, 2, क्योंकि इंटीजर वैल्यू का जो साइज़ होता है वो 2 बाइट होता है। ठीक
ठीक है। तो द साइज ऑफ ऑपरेटर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू कंपाइल टाइम रेदर देन एट रन टाइम। ठीक, उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस। द ऑर्डर इन विच द अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड इन ए गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस। देखिए फॉलोइंग टेबल शोज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब है कि कोई चीज़ जो है सबसे पहले कौन सी चीज़ जो है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं उनमें से कौन सी सबसे पहले इवेलुएट होगी, तो प्रेसिडेंस का काम ये होता है चेक करना। ओके, तो देखिए ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पे आएंगे ऑपरेटर्स, कौन कौन से, जो कर्ली ब्रेसेस हमारी होती हैं वो सारी चीज़ें हमारी फर्स्ट पे आ जाएंगी। सेकेंड पे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मोडुलो एंड थर्ड पे प्लस और माइनस। ठीक है, the expression in the following example is calculated from left or right। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंस किसकी है, पेरेंथीसिस की, तो इनको सॉल्व किया हमने 30। देन मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिवाइड किया हमने, 5 दिए 15, देन मल्टीप्लाई 90 आ जाएगा। तो इट शोज़ द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। चलिए और भी बहुत सारे हैं, देखिए हाईएस्ट प्रेसिडेंस से लेकर लोवेस्ट तक बताया गया। तो देखिए सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर किसका दिया गया है, कॉमा ऑपरेटर का। और सबसे हाईएस्ट में जाएंगे तो हम इंक्रीमेंट, और वो भी पोस्ट इंक्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस अगर पोस्ट प्री में से पूछा जाए तो पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की होते हैं, दैन प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट आते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर आता है नोट, अनरी, अनरी प्लस, अनरी माइनस, ये सारी जो है इसमें आती हैं। देन उसके बाद जो होती है थर्ड प्रेसिडेंस किसके आती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉडुलो। तो वही जो हमने बिल्कुल सी में पढ़ा था वही सारी चीज़ें इसमें होती हैं। एडिशन और माइनस होता है, दैन रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं, दैन नोट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड है, कंडीशनल ऑपरेटर है, इक्वल है, असाइनमेंट ऑपरेटर ही। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलते जाते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कीवर्ड इज़ ए डैश वर्ड ऑफ C++। तो कीवर्ड कैसा वर्ड होता है, रिजर्व्ड वर्ड होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व्ड वर्ड ऑफ C++। ठीक है, नेक्स्ट आता है पास्कल इज़ ए डैश लैंग्वेज वेयर इज C++ इज़ ए डैश लैंग्वेज। तो पास्कल कैसी लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है, और C++ कैसी लैंग्वेज है, OOP लैंग्वेज, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट स्टार्ट विद ई। आइडेंटिफायर किससे स्टार्ट हो सकता है, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से तो स्टार्ट हो सकता है, बट किससे स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो वो हो जाएगा डिजिट। नेक्स्ट है डैश कॉन्स्टेंट आर होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। कौन से कॉन्स्टेंट होते हैं जो होल नंबर्स होते हैं लेकिन उसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, तो वो इंटीजर कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन डबल कॉट इज कॉल्ड ए डैश लिटरली। यहाँ पे पूछा है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो कि एनक्लोज्ड होते हैं डबल कॉट्स में, तो ये नहीं बोला जाता है स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होते हैं। आगे है एन आइडेंटिफायर नेम कैन स्टार्ट विद द अंडरस्कोर, ट्रू या फॉल्स, तो बिल्कुल ट्रू है, आइडेंटिफायर शुरू हो सकता है अंडरस्कोर से। ठीक है, ए टोकन इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर दैट लॉजिकली बिलोंग टुगेदर, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। लिटरल्स आर डाटा आइटम्स। लिटरल्स क्या होते हैं, डाटा आइटम जो जनरली चेंज कर देते हैं देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। एन एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट ए सिंगल कैरेक्टर, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, सिंगल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी टैब हैं, बैक स्पेस है, इन सभी को वर्टिकल टैब, हॉरिजॉन्टल टैब, तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं। द सिंबल हैश इज़ यूज्ड एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ टोकन्स। तो टोकन्स हमने पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, लिटरल्स हैं, पंचुएटर, ऑपरेटर, सारे ये क्या हैं, टोकन्स हैं। ठीक है, जो कि C++ में यूज़ होते हैं। और एक प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम उसमें यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, कीवर्ड, पंचुएटर्स, तो ये सारी क्या कहलाती है, एक प्रोग्राम की जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सारी क्या हैं, टोकन्स हैं। ठीक, डाटा टाइप्स, तो डाटा टाइप्स हमने पढ़ा, इंटीजर, फ्लॉट, कैर, ये क्या है, बिल्ट इन डाटा टाइप होते हैं। चलिए आगे आ रहा है टाइप कन्वर्जन।
देखिए, द प्रोसेस इन विच वन प्री डिफाइंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड कन्वर्जन। जब एक प्री डिफाइंड टाइप का जो एक्सप्रेशन है उसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं किसी अनदर डाटा टाइप में, तो उसको बोला जाता है कन्वर्जन, या कह लीजिए टाइप कन्वर्जन। दो तरीके का कन्वर्जन होता है C++ में, एक इम्प्लिसिट होता है और दूसरा एक्सप्लिसिट होता है। ओके, इम्प्लिसिट कन्वर्सन में क्या होता है, डाटा टाइप कैन बी मिक्सड इन द एक्सप्रेशन। जो भी डाटा टाइप्स होंगी हमारी, जितने भी हमने लिए INT, फ्लॉट्स, जितने भी डाटा टाइप हमने लिए, वो एक दूसरे एक्सप्रेशन में जाकर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उन्हें इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल लिया यहाँ पे, एक डबल लिया जिसमें हमने A डाला, INT B में वैल्यू हमने 5 डाली और फ्लॉट में हमने C इक्वल टू 8.5 डाला और लिख दिया A इक्वल टू B मल्टीप्लाई C। अब देखिए ये तीनों कहाँ जाके मिक्स हो गए, किसी अनदर एक्सप्रेशन में जाके मिक्स हो गए, तो ये क्या है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगी। अब यहाँ पे भी आंसर ये रहेगा कि जब हमें पता है कि अलग अलग टाइप्स हैं, तो आंसर हमें किस उसमें मिलने वाला है। देखिए, व्हेन टू ऑपरेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर एनकाउंटर्ड इन द सेम एक्सप्रेशन, द लोअर टाइप वेरिएबल इज कन्वर्टेड टू द हायर टाइप। जो लोअर टाइप वेरिएबल होता है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है हायर टाइप वेरिएबल में। ओके, तो ऑर्डर दिखाया गया है कि किसका जो है डाटा टाइप का ऑर्डर हाई होता है। तो सबसे अगर हम हाईएस्ट ऑर्डर देखें तो वो आता है लॉन्ग डबल का, देन डबल, फिर फ्लॉट, लॉन्ग, INT और कैर। ओके, तो यहाँ से आप एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, डबल है, क्योंकि जितने भी हमारे लोवेस्ट होंगे वो सारे किस में चेंज हो जाएंगे, हाईएस्ट में चेंज हो जाएंगे। ओके, तो INT A वैल्यू भी कन्वर्टेड टू टाइप फ्लोट A एंड स्टोर इन टेम्परेरी वेरिएबल बिफोर, सो दैट इट कैन बी असाइन टू डबल वेरिएबल। तो डबल में जो है वैल्यू चली जाएगी। देन आता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लिसिट वर्जन को किस नाम से जाना जाता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को तो टाइप कास्टिंग के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, टेम्परेरी चेंज करता है वेरिएबल डाटा टाइप फ्रॉम इट्स डिक्लेयर्ड डाटा टाइप टू ए न्यू वन। मतलब टेम्परेरी ये डाटा टाइप को चेंज कर देता है किसी नए डाटा टाइप में। इट मे बी नोटेड हेयर दैट टाइप कास्टिंग कैन ओनली बी डन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, टाइप कास्टिंग जो है वो कहाँ पर डन होगी, राइट हैंड साइड की तरफ असाइनमेंट स्टेटमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया, जैसे इंटीजर I1 लिया जिसमें हमने 10 डाला, इंटीजर I2 लिया 4 डाला और फ्लॉट F में जो है हमने इनको चेंज कर दिया कि फ्लॉट I1 बाई I2। तो यहाँ पर जो है कास्टिंग हो रही है राइट हैंड साइड को। तो इन द अबव प्रोग्राम वी यूज़ ए फ्लॉट कास्ट टू टेल द कंपाइलर टू प्रमोट I1 टू ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, बिकॉज I1 इज ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, I2 will then be promoting to a floating point value as well, and the division will be done using floating point division instead of integer division। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे जो होती है उसे क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कांस्टेंट। ए नंबर विच डज नॉट चेंज इन वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज ए कांस्टेंट। एनी अटेम्प्ट टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट विल रिजल्ट इज एन एरर मैसेज। मतलब कांस्टेंट होता क्या है, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और हाँ अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमें बार बार क्या मिलेगा, एरर मैसेज जो है दिया जाएगा। ओके, ए कांस्टेंट इन C++ कैन बी ऑफ एनी ऑफ द बेसिक डाटा टाइप। Okay, constant qualifier can be used to declare constant as shown below. Const float pi 3.1415. So about declaration means that pi is a constant of float type. तो यहाँ पे ये const का मतलब क्या है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि pi जो है वो कैसा है, constant है, लेकिन किस टाइप का है, float टाइप का है, जिसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट INT रेट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उतना ही रहेगा, इंटीजर रेट हो जाएगा, फ्लॉट पाई हो जाएगा और कैर में CHA चला जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। ओके, तो वैलिड कांस्टेंट डिक्लेरेशन ये बताई गई है कि इस तरीके से करते हैं। ओके, तो कांस्टेंट डिक्लेरेशन के लिए हम किस कीवर्ड को यूज़ करते हैं ये इंपॉर्टेंट, तो CONST कॉन्स्ट को। देन आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, देखिए, ए वेरिएबल इज द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज। इट इज़ ए लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी विच कैन स्टोर डाटा एंड गिव ए सिंबॉलिक नेम फॉर इजी रेफरेंस। मतलब जब भी हम मेमोरी में कोई डाटा स्टोर करते हैं तो ऑब्वियस हमें उसे कोई नाम ज़रूर देते हैं। ठीक है, अगर हम नाम नहीं देंगे तो जब भी हमें उसे एक्सेस करना होगा तो हम किस नाम से उसे एक्सेस करेंगे। तो वेरिएबल्स जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उसको एक सिंबॉलिक नेम दे देते हैं ताकि हम उस चीज़ को ईजिली एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, द वेरिएबल कैन बी यूज टू टोल्ड डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम।
तो वेरिएबल क्या करते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, टू होल्ड डिफरेंट वैल्यू, क्या करते हैं, होल्ड करते हैं डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, देखिए यहाँ पे बताया गया टोटल में हमने 20 डाला, नेट इक्वल टू दिस डाला। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है इसमें जो वैल्यू डाली हमने 20, ये स्टोर हो जाएगी मेमोरी लोकेशन कहाँ पर, टोटल। ठीक है, नाम दे दिया हमने उस लोकेशन का, ठीक है, जहाँ पे वो स्टोर करना है, तो वो है टोटल। द वेरिएबल टोटल इज यूज्ड इन स्टेटमेंट 2। टोटल को हमने कहाँ पर यूज़ किया है, स्टेटमेंट 2 में भी यूज़ किया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अनदर वेरिएबल। कोई एक और वेरिएबल लिया जैसे मैंने नेट, तो उसमें टोटल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है टोटल का यूज़ स्टेटमेंट 2 में इसके नाम से भी कर सकते हैं। ओके, नाम से करेंगे ना कि इसकी वैल्यू से, कि हम डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते कि हम नेट इक्वल टू 20 - 12 लिखें, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो 20 है क्या। तो इसीलिए जो है उसको नाम देना ज़रूरी होता है। ओके, तो बिफोर ये वेरिएबल इज़ यूज्ड इन प्रोग्राम, तो वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले उसका एक नाम, उसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एग्जांपल दिए गए हैं वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन के, जैसे INT काउंट, INT IJK, char CH फर्स्ट, फ्लोट टोटल। तो ये क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर करके बताया गया कि किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। देन उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट, IO। ओके, देखिए C++ सपोर्ट करता है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट विच कैन बी यूज टू फीड न्यू डाटा इनटू द कंप्यूटर और ऑब्टेन आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइस सच एज वीडियो, प्रिंटर एट्सेट्रा। ओके, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, डाटा को देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, इट प्रोवाइड्स बोथ फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड स्ट्रीम IO स्टेटमेंट। तो हमने फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड जो थी ये सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट की किस में पढ़ी थी, C में पढ़ी थी। वहाँ पे इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, scanf फंक्शन यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए printf यूज़ करते हैं। ओके, तो सेम इसमें भी होता है फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड स्ट्रीम, लेकिन इसमें देखिए इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए Cin यानी कि कंसोल इनपुट, इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Cin जिसको कहा जाता है कंसोल इनपुट, और आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं Cout जिसे कंसोल आउटपुट बोला जाता है। ओके, तो ये याद रखिए, Cin इनपुट के लिए होता है और Cout आउटपुट के लिए होता है। ओके, इन एडिशन टू द अबव IO स्ट्रीम, 2 ऑपरेटर्स आर ऑल्सो यूज्ड। द ऑपरेटर दिस इज नोन एज पुट टू और बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर, इसको क्या बोला जाता है, बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर बोला जाता है। एंड दिस ऑपरेटर इज नोन एज एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर, और ये जो ऑपरेटर यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है गेट फ्रॉम ऑपरेटर। तो देखिए एक Cin के साथ यूज़ करते हैं हम कुछ इस तरीके से, और दूसरा हम Cout के साथ यूज़ करते हैं। ओके, एक को जैसे Cn में जो हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर कह सकते हैं इसको आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या गेट टू, उसे पुट ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो ये बोला जाता है इन्हें। देन आगे देखिए लेट अस कंसिडर ए सिचुएशन वेयर द यूज़र डिज़ायर टू डिस्प्ले मैसेज, कि मतलब कोई यूज़र है जहाँ पे वो एक मैसेज को प्रिंट करवाना चाहता है स्क्रीन पे। ओके, तो प्रिंट करवाने के लिए हमें सबसे पहले प्रिंट करवाना चाहते तो ऑब्वियस है आउटपुट देना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन पे जो आएगा वो हमारा आउटपुट आता है। तो हम क्या डालेंगे, Cout माई फर्स्ट कंप्यूटर। ओके, तो मुझे स्क्रीन पर जो मिलेगा आउटपुट वो क्या मिलेगा, माई फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम सम प्रिंट कराना चाहते हैं तो ऐसे ही हमें जो है इसमें करना होगा Cout, और Cout में मेरा चला जाएगा सम। ठीक, तो बस यही इसमें बताया गया है। तो ये देखिए वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जहाँ पे हमें आउटपुट दिखाई देगी, ये मेमोरी है, ये इसको कहा जाता है पुट टू ऑपरेटर, C आउटपुट स्ट्रीम। देन यहाँ से होता है गेट फ्रॉम ऑपरेटर। तो बस ये चीज़ इसमें याद रखिए, जब से इनपुट देते हैं तो कुछ इस तरीके से हम जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, इस सिंबल को, और आउटपुट के लिए जो है हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, तो ये 2 चीज़ इसमें आप याद रखिए। चलिए आगे देखिए, इसमें दिखा भी गया INT मार्क्स और Cin मार्क्स जो है कुछ इस तरीके से डालेंगे, यानी कि इनपुट देने के लिए हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, और आउटपुट के लिए ऐसे। आगे स्ट्रक्चर ऑफ C++ दिखाया गया। तो देखिए स्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें आता है सबसे पहले हैश इंक्लूड, हेडर फाइल लिखते हैं, यहाँ पे एक मेन फंक्शन होता है, एंड देन उसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं।
देखिए C++ प्रोग्राम स्टार्ट विद फंक्शन। C++ प्रोग्राम जो होता है स्टार्ट होता है फंक्शन से, जिसे बोला जाता है मेन फंक्शन। द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज एनक्लोज्ड बिटवीन कर्ली ब्रेसेस। द प्रोग्राम स्टेटमेंट आर रिटन विद इन द ब्रेसेस। जो भी स्टेटमेंट हमें लिखनी होगी वो हम क्या लिखेंगे, इन ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे। और हर एक स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हम इसे लिखेंगे वो किससे टर्मिनेट की जाएगी, सेमीकोलन से टर्मिनेट की जाएगी। ए C++ प्रोग्राम में कंटेन एज मैनी फंक्शन एज रिक्वायर्ड। तो C++ प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, जितने फंक्शंस हम चाहें उतने फंक्शंस जो हैं हम इसमें बना सकते हैं। ओके, देखिए हाउएवर व्हेन द प्रोग्राम इज़ लोडेड इन द मेमोरी, जब हम प्रोग्राम को लोड करते हैं मेमोरी में तो जो कंट्रोल है वो किसके पास जाता है, सबसे पहले मेन फंक्शन के पास जाता है। और फर्स्ट फंक्शन जो एग्जीक्यूट होता है वो भी कौन सा होता है, मेन फंक्शन ही होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए C++ प्रोग्राम में एक ना एक मेन फंक्शन तो होता ही है, एक फंक्शन। तो वो कौन सा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखिए मैंने कोई फंक्शन नहीं डाला प्रोग्राम में तो भी उसमें एक फंक्शन है जो कि कौन सा होगा, मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है मेन फंक्शन। ठीक, तो लेट अस नाउ राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम। हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है, मैंने स्लैश डाला, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, दैन कमेंट सेक्शन, दिस प्रोग्राम विल लिस्टेड डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए सिंपल प्रोग्राम, दैट्स हैश इंक्लूड, ये हेडर फाइल हो जाएगी stream.h, देन वॉइड मेन, सी आउट डाला। ठीक है, ओके, तो देखिए व्हेन द अबव प्रोग्राम इज कंपाइल लिंक्ड एंड एग्जीक्यूटेड, तो फॉलोइंग आउटपुट इज डिस्प्ले ऑन द वीडियो स्क्रीन पर। तो कौन सी आउटपुट जो है हमें मिलेगी, तो जो हमने सी आउट जो प्रिंट अमाउंट कराना चाहते, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, दैन सी आउट में हमने क्या डाला, न्यू लाइन के लिए डाला है, तो नेक्स्ट लाइन हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं वो डिस्कस करते हैं। अगर मैं प्रोग्राम में देखूँ तो सबसे पहले जो है हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++ और ये वाला कमेंट। ठीक है, C++ में हम कमेंट डालते हैं, सी में सॉरी, तो कुछ इस तरीके से डाला जाते हैं। C++ में एक और कमेंट को जो है लाया गया था, डेवलप किया गया था, वो था डबल स्लैश। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए फर्स्ट 3 लाइन ऑफ द अबव प्रोग्राम आर कमेंट्स एंड आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर. Compiler are included in program to make it more readable. If a command is short and can be accommodated in a single line, then it started with double sequence. अगर हमारा सिंगल लाइन में आ जाता है तो उसको हम किससे करते हैं, डबल स्लैश से. तो C++ में जो सिंगल कमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं वो ये होता है डबल स्लैश, और एस्टरिस्क वाला जो है वो मल्टीपल लाइन्स के लिए. Okay, however, if there are multiple lines in a command, it is enclosed between the two symbols. This everything between this is ignored by the compiler. तो ये याद रखिए, C++ में सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं और मल्टीपल लाइन के लिए स्लैश विद एस्टरिस्क का यूज़ किया जाता है. ठीक है, देन मेरा आया प्रोग्राम में, अगर मैंने देखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, ये क्या है, द लाइन्स इन द अबव प्रोग्राम दैट स्टार्ट विद सिंबल हैश, इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्टिव या प्री प्रोसेसर इसको बोलते हैं. ओके, द वर्ड इंक्लूड विद हैश टेल द कंपाइलर टू इंक्लूड द फाइल iostream.h इनटू द फाइल ऑफ द अबव प्रोग्राम. फाइल iostream.h क्या एक हेडर फाइल है जिसे ज़रूरत होती है इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट की. ओके, और ये कहाँ पे होती है, देयरफॉर दिस फाइल हैज़ बीन इंक्लूड एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, सबसे ऊपर जो है यही फाइल जो है हमारी होती है. देन वॉइड मेन था, वॉइड मेन हमें पता है क्या है, एक फंक्शन का नेम है. ब्रैकेट विद मेन टेल्स दैट कि मेन इज ए फंक्शन. ओके, क्योंकि फंक्शन के लिए हम पेरेंथेसिस यूज़ करते हैं. द वर्ड वॉइड बिफोर मेन इंडिकेट दैट नो वैल्यू इज बीइंग रिटर्न बाय द फंक्शन मेन. जो वॉइड हम लगा देते हैं, एक तो सिंपल मेन भी हम लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपने वॉइड मेन भी देखा होगा. इस वॉइड का मतलब क्या है कि यहाँ से हमें कोई भी वैल्यू जो है रिटर्न नहीं होगी. ठीक है, कोई वैल्यू यहाँ से रिटर्न नहीं होगी. एवरी C++ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शंस, पता है, क्योंकि C++ प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा फंक्शन होती है. एक तो होता ही है, उससे ज़्यादा भी हम कितने भी बना सकते हैं. However, when program is loaded in the memory, the control is handed over to function main and it is the first function to be executed, जो हमने ऊपर पढ़ा भी था. ओके, देन आता है कर्ली ब्रैकेट्स एंड बॉडी ऑफ द फंक्शन मेन, जो कर्ली ब्रैकेट्स हमने पढ़ी थी. ठीक, ए C++ प्रोग्राम स्टार्ट विद फंक्शन कॉल्ड मेन. द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज इनक्लोज्ड बिटवीन कर्ली ब्रेसेस. द प्रोग्राम स्टेटमेंट आर रिटर्न विद इन द ब्रैकेट्स. जो भी स्टेटमेंट्स हमें लिखनी होगी प्रोग्राम में वो कहाँ लिखेंगे हम, विद इन द ब्रैकेट्स. और हर एक स्टेटमेंट को हम किससे टर्मिनेट करते हैं, सेमीकोलन से, विदाउट विच एन एरर मैसेज इज जनरेटेड. ठीक है, तो देखिए आगे,
तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है कि राइट ए सी प्लस प्रोग्राम दैट रीड टू वैल्यू एक्स एंड वाई, तो एक्सचेंज करता है कंटेंट एंड प्रिंट द आउटपुट। ओके, दो वैल्यूज़ हैं एक्स वाई, वो अपना कंटेंट एक्सचेंज करती है, दैन प्रिंट करती हैं आउटपुट को। तो ये लिया गया है कि हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, तो ये क्या है, हेडर फाइल हमारी। देन मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है करली ब्रेसेस के साथ, ठीक है। इंटीजर में हमने डाला एक्स वाई टैम्प, जो भी स्टेटमेंट थी उसको हमने टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन से। देन हमारे पास कमेंट लिखा हमने कि रीड द वैल्यू एक्स एंड वाई, सिंगल लाइन कमेंट था तो डबल स्लैश हम लगा रहे हैं। देन सी आउट लिया, एंटर द वैल्यूज़, और सी इन में हमने दो वेरिएबल्स लिए एक्स और वाई ऊपर जो हमने लिए थे। तो ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा एक्स वाई। फिर जो है हमें इनकी वैल्यूज़ को एंटर कराना होता है, उसके बाद जो है लिखा है एक्सचेंज द कंटेंट, ठीक है। अब जो है एक्सचेंज कर रहे हैं कंटेंट को, टैम्प में चला गया एक्स इक्वल टू वाई और वाई में टैम्प, तो डिस्प्ले द आउटपुट नाउ, सी आउट द एक्सचेंज वैल्यू आर। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू जो है एक्सचेंज होकर इसकी मिल जाएंगी। जो एक्स की वैल्यू होगी वो वाई में, वाई की होगी वो एक्स में, तो ऐसे जो है चेंज हो जाएंगे। और बाकी आपने देख लिया हेडर फाइल किस तरीके से होती है और कमेंट जो है हम कैसे डाल सकते हैं। देन क्वेश्चन आते हैं, डैश ऑपरेटर आर यूज टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज़। कौन सा ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं दो वैल्यूज़ के बीच रिलेशन के लिए, तो वो हो जाएगा रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स टू डैश ऑपरेटर फॉर विच ओनली वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड। तो सी प्लस प्लस में कितने ऑपरेटर होते हैं जहाँ पे वन वेरिएबल की रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो होती हैं टू अनरी ऑपरेटर, ठीक है। प्लस माइनस जो हमने पढ़े थे। द प्रोसेस इन विच वन प्री डिफाइंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ओके। जहाँ पे एक प्री डिफाइंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है किसी अनदर टाइप में, इसको बोला जाता है कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए डैश डज नॉट अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ ए कमेंट एंड इग्नोर इट। ओके, जो कमेंट के अंदर होता है कौन है जो उसे अंडरस्टैंड नहीं करता और क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो ये काम किसका होता है, कंपाइलर का होता है। कंपाइलर डज नॉट अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ ए कंटेंट, ओके। द ऑपरेटर प्लस प्लस इज नोन एज, जो प्लस प्लस है इसको क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। माइनस माइनस डिक्रीमेंट। State whether the following statement are true or false. The computer value of an arithmetic expression is always a numerical value. तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ओके। जो ये दिया गया है स्लैश एन इज़ द रिमाइंडर ऑपरेटर, तो बिल्कुल नहीं, ये हम न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं, ओके। तो ये फॉल्स हो जाएगा, रिमाइंडर ऑपरेटर नहीं है। अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑन कैरेक्टर्स इज़ अलाउड इन सी प्लस प्लस। क्या कैरेक्टर्स में अर्थमेटिक ऑपरेशन को अलाउड किया जाता है सी प्लस प्लस में, तो बिल्कुल किया जाता है, तो ट्रू है। द आउटपुट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेशन इज ट्रू इफ़ वन ऑफ इट्स ऑपरेंड इज ट्रू, तो बिल्कुल फॉल्स है, उसके लिए दोनों ही ऑपरेंड का क्या होना, ट्रू होना ज़रूरी है, ओके। एडिशन असाइनमेंट इज़ ए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। देन इवेलुएट करने फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो वही प्रेसिडेंस के बेस पे हम जो है इन्हें करते हैं, ठीक है, ओके। तो इनको जो है इनके प्रेसिडेंस के हिसाब से इवेलुएट करना होता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लेक्चर सी प्लस प्लस का। सेकेंड में हम जो है बेसिक OOP कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट जो आता है, होती क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।